नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे भारत सरकार के जहाजरानी मंत्री, रसायन मंत्री और उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी से। मनसुख जी से हम जानने की कोशिश करेंगे जो जहाजरानी मंत्रालय है उसमें विकास के लिए कौन सी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं। दरअसल अगर बात जहाजरानी मंत्रालय की जाए तो ये शायद एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं गया। मोदी सरकार ने आकर इसमें अपने पहले कार्यकाल में थोड़ा फोकस करने की कोशिश की ताकि देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, वो किस तरह योगदान दे सकता है, उस दिशा में कई कदम उठाए। इसलिए हम मनसुख जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जहाजरानी मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है, क्या योजनाएं बना रहा है समुद्री जो कोस्टल हमारा रीजन है उसके विकास के लिए। मनसुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा मैंने कहा मनसुख जी की जहाजरानी मंत्रालय आमतौर पर एक ऐसा मंत्रालय है जो सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन अगर आज़ादी के बाद से लेकर मैं अब तक देखता हूं तो अधिकांश सरकारों ने को बहुत ज़्यादा इस पे विकास की दृष्टि से जोर नहीं दिया। चर्चा होती थी, जोर नहीं दिया। लेकिन पहली बार हमने देखा कि मोदी सरकार जब 2014 में आई तो 2014 से 19 तक हमने देखा कि तमाम योजनाएं कोस्टल क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई और इस बार भी आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। कौन सी योजनाओं पर काम कर रहे हैं और क्या टारगेट है आगे का? नमस्ते मनोज जी। जी, जो आपने प्रश्न रखा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज देश में 95% इंटरनेशनल कार्गो जी, बाय समुद्र से देश में आते हैं और जाते हैं, और आप उसको वर्थ में गने तो 90% वैल्यू का कार्गो समुद्र तट से आता है जाता है। जी। इस दृष्टि से देश को 7500 किलोमीटर का समुद्र तट मिला है और यही समुद्र से दुनिया के साथ हमारा संपर्क रहता था। आपने देखा होगा कोई देश के नाम से कोई समुद्र का नाम नहीं होगा जी, लेकिन हिंदुस्तान में हिंद महासागर है जी। वो हिंदुस्तान के नाम से ये समुद्र का नाम पड़ा हुआ है। आप गल्फ कंट्री में जाइए, आप अफ्रीकन कंट्री में जाइए, या तो दुनिया की कोई पण कंट्री में जाइए, जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी, वहाँ आपको कोई न कोई सदियों से रहने वाले मूल भारतीय लोग जी। मिल जाएंगे, क्योंकि हम सदियों से समुद्र मार्ग से दुनिया से व्यापार करते थे। हाँ, आज़ादी के बाद एक क्षेत्र थोड़ा सा उपेक्षित इसलिए हो गया, तेल में सब्सिडी दी जी, एक क्षेत्र में पोर्ट डेवलपमेंट कम हुआ और रोड डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ तो लोग रोड पे चलने लगे। अंग्रेज ने रेल खड़ी की थी, जो कार्गो रेल से हैंडलिंग होते थे, तो इंटरनल कार्गो भी रेल से ज़्यादा हैंडलिंग होने लगे और उसका नतीजा ये निकला, आज के दिन में जो आप एनालिसिस करें तो नतीजा ये निकला कि आप एक्सपोर्ट मार्केट में दुनिया की कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोस्टल शिपिंग डेवलप नहीं है और आपका कार्गो लॉजिस्टिक खर्च दुनिया में और जो डेवलप्ड कंट्री है उससे बहुत ज़्यादा है जी। इस दृष्टि से दुनिया में हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। कॉम्पिटिटिव नहीं होने से, लॉजिस्टिक खर्च ज़्यादा होने से, हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं होने से इंटरनेशनल मार्केट में आज के दिन में हमें बहुत सहना पड़ता है। लेकिन 2014 में जी, जब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश में एक कोस्टल डेवलपमेंट के लिए समुद्रीय तट को कैसे डेवलप करें, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे हो, पोर्ट का मैकेनाइजेशन कैसे हो, पोर्ट कनेक्टिविटी कैसी हो। प्रधानमंत्री जी ने एक बार सही कहा था कि नॉट ओनली फॉर पोर्ट डेवलपमेंट बट पोर्ट लेड डेवलपमेंट। बंदरगाह के द्वारा देश का विकास हो सकता है। इस संभावनाएं हमने समुद्र तट में देखी है, इसलिए हमने कई कार्यक्रम जो आज के दिन में चलाए हैं वो भविष्य में देश के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जैसे कोई खास कार्यक्रम ऐसा जिसका खास तौर पे आप जिक्र करना चाहें कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो हमारा समुद्री हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या योगदान दे सकती है, कुछ इस तरह का कोई कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया हो या योजना बनाई हो? सही बात है। देश के विकास में समुद्र तट कैसे उपयोगी हो सकता है, या तो पार्टिसिपेंट कर सकते हैं या तो उसका हिस्सा बढ़ सकता है। उसके लिए हमने सागरमाला योजना बनाई है। सागरमाला योजना का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सारे कोस्टल क्षेत्र को डेवलप करें।
डेवलप करके हमारा कार्गो बढ़ाए, हमारा ट्रांसशिपमेंट बढ़ाए। आज दुनिया के साथ हमारा जो बिजनेस होता है, तो आज दुनिया में ट्रांसशिपमेंट मतलब एक कार्गो आया और वहाँ से दूसरे शिप में गए तो अब कोलंबो जाना पड़ता है। हिंदुस्तान में ये व्यवस्था नहीं थी। आज हम वो इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। मछलीपट्टनम पोर्ट में आज हमने वहाँ बहुत कुछ काम भी किया। दूसरा, पोर्ट मैकेनाइजेशन। पोर्ट मैकेनाइज्ड हो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। दुनिया से शिप आया, आके चौक्कस टाइम में उसका टर्नओवर टाइम होता है कि कितने घंटे में कार्गो आपने हैंडल कर दिया, उसको मूव कर दिया, तो उसकी भी इंटरनेशनल शिप लाइन तब आती है जब उसका टर्नओवर टाइम कम लगे। उसमें काम करने के लिए पोर्ट मैकेनाइजेशन खूब ज़रूरी है। और पोर्ट मैकेनाइजेशन में हमने आज 4,500 करोड़ रुपीस का हमारा प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, वो सागरमाला योजना के अंतर्गत हो रहा है। दूसरा, आप कार्गो हैंडलिंग स्मूथली करना चाहते हो, दुनिया में बिजनेस करना चाहते हो और दुनिया से आया हुआ कार्गो इंडिया में हिंटरलैंड तक पहुंचाना चाहते हो जी। उसके लिए हमने 2 योजना चलाई है। एक, पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी से सभी पोर्ट को जोड़ना हमने शुरू कर दिया है। हमने एक रेलवे, हमारा इंटरनल सागरमाला योजना में पोर्ट रेलवे डेवलपमेंट बोर्ड बनाया और वो पोर्ट को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। तो उसमें हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज पोर्ट कनेक्टिविटी हमने सुनिश्चित की। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान जी, कोस्टल क्षेत्र में रहने वाले लोग, वो ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं, वो समुद्र से, दुनिया के समुद्र का उसको सारा अनुभव होता है और उसकी इनकम कैसे बढ़े, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, वहाँ के लोगों का एजुकेशन कैसे अच्छा हो, वहाँ की लाइफ लाइन अच्छी कैसे बने, इसलिए हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान भी अच्छी तरह से बनाया। तीसरा, चौथा, इनलैंड वाटरवेज हमने डेवलप किया। आज देश में जो नदियाँ हैं वो नदी के माध्यम से हिंटरलैंड तक हमारी कनेक्टिविटी बने, इस दिशा में भी हमने इस दृष्टि से काम शुरू किया है जी। बात हम मालवाहक अगर पोतों की करें, क्योंकि मालवाहक ढुलाई के लिए अभी तक रोड और रेलवे पे ही निर्भर है देश। पिछली सरकार में काफ़ी जोर दिया गया कि मालवाहक जो पोत हैं उनकी आवाजाही बढ़े, लेकिन हमारी जो देश की नदियां हैं उसमें उतनी ज़्यादा पानी की क्षमता कम देखने को मिलती है। आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि पूर्व जो मंत्री थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने कई बार इस बात पे जोर दिया कि इस तरह की शिपिंग भी देश में बढ़े ताकि रोड और जो रेलवे पर निर्भरता है वो कम हो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा, मोहेंजोदड़ो पिक्चर देखा होगा जी। उस वक्त आज से 5,000 साल पहले मोहेंजोदड़ो से गुजरात में धोलावीरा, सिंधु नदी में इनलैंड वाटरवेज चलता था। इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से यातायात होती थी नदी पर जलवहन से। लेकिन आज़ादी के बाद एक क्षेत्र उपेक्षित किया गया और बाद में एक क्षेत्र में कुछ रहा ही नहीं। हमारी सरकार आई, तब से हमने इनिशिएटिव लिया। पहले केवल नोटिफाइड की हुई 5 ही नदी थी, 5 ही रिवर थी, वहाँ आप इनलैंड वाटरवेज चला सकते हैं जी। हमने नई 105 ऐड कर दिया और 111 नया इनलैंड वाटरवेज हमने आइडेंटिफाई किया। उसमें से हमने सारा एग्जामिनेशन किया और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया कि कौन सी नदी में, जैसे आपने कहा कि जल परिवहन है ही नहीं तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। कई नदी ऐसी है बाद में नदी का लिंकेज करके फिर उपयोग में आ सकती है, लेकिन हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया। और उसमें हमने संभावना कौन सी रिवर में है उसके लिए एक डिटेल स्टडी करवाया। उसमें 38 रिवर आइडेंटिफाई की गई कि उसमें संभावना है जी। उसमें से 18 रिवर पर नाउ एंड टुडे वी हैव स्टार्टेड टू वर्क, हमने काम शुरू किया। और ये जो 18 नदी पर हम जल परिवहन के लिए हमने काम शुरू किया, आप विश्वास कर सकते हो कि आज दुनिया से कार्गो आया जी और कलकत्ता हल्दिया पोर्ट पर आया। हल्दिया से 1600 किलोमीटर इलाहाबाद प्रयागराज 1600 किलोमीटर तक कार्गो आप हैंडल कर सकेंगे यहाँ से बाय इनलैंड वाटरवेज, समुद्र गंगा नदी जल परिवहन से। उसको एक कार्गो ठीक तरह से मूवमेंट हो सके उसके लिए हमें ड्राफ्ट चाहिए। तो हमने 1.5 से 2 मीटर का ड्राफ्ट ड्रेजिंग करके सारी नदी में तैयार कर दिया, आज तैयार हो गया है। और कोई जगह पे हमने मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया
वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया, साहिबगंज में बनाया, फरक्का में, हल्दिया में बनाया, फरक्का में एक लॉक गेट तैयार किया जो वहाँ से नदी को ट्रांसिट करना था। ऐसा करके सारी नदी को हमने तैयार किया है। मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी का हमने लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कर दिया। साहिबगंज हमारा तैयार हो गया है और वहाँ क्रूज टूरिज्म भी डेवलप होगा, वहाँ इनलैंड वाटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी होगा और ये नदी के माध्यम से कार्गो डायरेक्ट हिंटरलैंड तक हो जाएगा, यूपी तक, यूपी, पंजाब, झारखंड, बिहार, ये सब लोग वहाँ के किसान, ये किसान अपने किसानी में वो जो जनस पैदा करे उसको इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से दुनिया को बेच सकते हैं, दूसरी जगह पे ला सकते हैं। किसान को फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, अभी इंटरलैंड से आता है, रेल से आता है, रोड से आता है, वो समुद्र तट से डायरेक्ट जाएगा। उत्तर भारत को समुद्र तट से जोड़ने का काम हमने ऑलरेडी अभी कर दिया। ब्रह्मपुत्रा में ही हमने ऐसा ही व्यवस्था शुरू किया, वहाँ क्रूज टूरिज्म शुरू भी हो गया है, वहाँ रोरो फेरी से शुरू हो गया है, वहाँ फेरी शुरू हो गई है। ऐसा करके जो जो नदी में पानी है, ये नदी अमरावती नदी में हमने वहाँ शुरू कर दिया है, आंध्र में, ऐसे कई नदी में हमने शुरू ऑलरेडी कर दिया। कई 10 नदी पर अभी हम ऑनगोइंग है, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसा करके देश की नदी को जल परिवहन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। जैसे इसका फायदा ये होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, लागत कम होगी। आप बाय रेल में, आप बाय रोड जाएंगे तो पर टन पर किलोमीटर 4 रुपीज़ होगा जी। बाय ट्रेन कार्गो ले जाएंगे तो पर टन पर किलोमीटर 2 रुपीज़ होगा, और बाय इनलैंड वाटरवेज या समुद्र मार्ग से ले जाएंगे तो केवल 1 रुपीज़ का खर्च होगा। तो उसकी लॉजिस्टिक खर्च है वो एकदम कम हो जाने से देश में महंगाई भी कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल वो टिक जाएगा। इस दृष्टि से उसका लेकिन सवाल यहाँ पर रोजगार का आता है कि जब इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, तो रोजगार की दृष्टि से कितना फायदा होगा, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में रहा है। रोजगार देश में मिले, इसके लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का मैं एक एग्जांपल मेरी मिनिस्ट्री में हमने कैसे इंप्लीमेंट किया वो बताना चाहूँगा जी। समुद्र में, सारी दुनिया में, क्योंकि समुद्र में रोजगार की तक मतलब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ तो यहाँ से दुनिया में कोई भी कंट्री में जाते हो, कोई भी कंट्री से यहाँ आते हैं कार्गो लेके, कार्गो ला के। दुनिया में कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल 2 लाख टेंटेटिव शिप है, 2 लाख जी। एक शिप में 20 क्रू हो तो 50 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी समुद्र में है। हमने उसको एनकेएस ऐसे किया, जब हमारी सरकार 2014 में बनी जी, तब केवल 92,000 सी फेरर समुद्र में, कोई टेक्नीशियन के रूप में गया हो, कोई कुक के रूप में गया हो, कोई वहाँ शिप में कोई छोटा मोटा काम करने वाले, सब को सी फेरर कहा जाता है। ये केवल 92,000 थे और हमने इनिशिएटिव लिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रिफॉर्म किया, एग्जामिनेशन सिस्टम का रिफॉर्म किया। डीजी शिपिंग उसको जिसको सर्टिफाई करते हैं वही जा सकते हैं, और डीजी शिपिंग का हमारा सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल में बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उसमें केवल रिजल्ट 1-2%, 3% आता था जी। जो 100 लड़के इंस्टीट्यूट में पढ़ के यहाँ ट्रेनिंग लेके यहाँ एग्ज़ाम देते थे तो केवल 2-3% पास होता था। हमने उसमें बहुत रिफॉर्म किया और आज वो रिजल्ट हो गया है 10%। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 92,000 सी फेरर आज़ादी के बाद जी 17 साल में 92,000 ओनली सी फेरर थे। ये 5.5 साल में, 5 साल पूरा हुआ ने, 2,14,000 सी फेरर आज समुद्र में हमने युवाओं को रोजगारी की अपॉर्चुनिटी ओपन की और रोजगार चला रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, उसको जॉब मिली है। भविष्य में भी हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो कोस्टल लाइन में रहने वाले लोग हैं वो ट्रेडिशनल समुद्र से जानते हैं, हमने डिसाइड किया है कि उसकी इनफॉर्मल 15 डेज की ट्रेनिंग करके उसके एग्जाम ले लो और उसको प्रमाण पत्र दे दो, दुनिया में जाए और रोजगारी की अपॉर्चुनिटी एनकेज करे। ये दिशा में हमने काम शुरू किया। जी मनसुख भाई, आपने बात की जहाजरानी मंत्रालय किस तरह से रोजगार के जरिए, किस तरह अर्थव्यवस्था के जरिए देश के विकास में एक योगदान निभा रहा है और योजना बना रहा है। हम बात और भी करेंगे, आपसे कुछ सवाल और भी हैं।
उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जहाजरानी मंत्रालय अपने में बड़ा एक रोचक मंत्रालय ये है। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह से इसकी उपेक्षा हुई और मोदी सरकार ने जिस तरह से इस मंत्रालय को लेकर, जहाजरानी मंत्रालय को लेकर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं, वो अपने में एक रोचक है। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम आप देखते रहिए। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद, और संवाद में इस बार हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के जहाजरानी मंत्री मनसुख जी से। मनसुख जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने तमाम योजनाएं आपसे जानी जहाजरानी मंत्रालय की, लेकिन कोस्टल शिपिंग को लेकर सरकार किस तरह से बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई पहलू हैं। ये भी प्रश्न जी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कोस्टल शिपिंग मतलब देश के समुद्र तट पर आंतरिक व्यापार या तो आंतरिक माल परिवहन, जी, उसका शेयर डेवलप्ड कंट्री है उसमें बहुत है, लेकिन हमारे देश में कोस्टल शिपिंग का शेयर, हमारा जो इंटरनल कार्गो मूवमेंट है उसमें केवल 1% है। और ये 1% कार्गो मूवमेंट इंटरनल होने से, फॉर एग्जांपल कि एक छोटा पोर्ट है और ये पोर्ट पर कार्गो आपको हैंडल करना है और वहाँ से आपको कोई मेजर पोर्ट तक ले जाना है, तो आपको बाय रोड बाय रेल ले जाना पड़ता है। उसमें समय भी लगता है, उसमें खर्च भी ज़्यादा लगता है। और कोस्टल शिपिंग के माध्यम से एक डेस्टिनेशन से दूसरे पोर्ट तक माल परिवहन आप बाय सी कर सके, जी, उसको कोस्टल शिपिंग बोला जाता है। कलकत्ता से आपको कुछ कार्गो लेके गुजरात में आना है, जी, तो वहाँ से आपको ट्रेन में लेके आना पड़ेगा, लेकिन समुद्र से सस्ता होगा, आप डायरेक्ट बाय सी आ सकते हैं कलकत्ता, आ सकते हैं कंडला या तो मुंद्रा या तो गुजरात के कोई भी पोर्ट पर। जी, ये नहीं होता था क्योंकि उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ये नहीं होता था क्योंकि उसकी टाइम टेबल सिस्टम, कौन सा कार्गो कहाँ पर पड़ा हुआ है, और वहाँ कोई शिप आया तो वहाँ बिना रुके उसको लोड लेके वहाँ से लेके वो चले जाए, उसके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा ओला उबेर में आपने ऐसा किया तो कहाँ है, तो कि यहाँ है, कितने समय में आ जाएंगे, तो इतने समय में, तो आप वहाँ खड़ा रह जाएंगे, तो बैठ के चले जाएंगे। अभी क्या होता था, कोस्टल में कोई शिप आया तो कार्गो नहीं था, कार्गो आया तो शिप नहीं था, ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव, उसको हमने डिजिटलाइज किया और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ देने से हमने सिस्टम खड़ी की है कि कहाँ कार्गो है, तो वहाँ कोई शिप आता है तो उसको पहले ही पता लगता है कि मैं वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ से वो कार्गो है उसको लेके हम वहाँ जाएंगे। हम गुजरात गए हैं, गुजरात से हमें ईस्ट में जाना है, तो गुजरात में सिरामिक इंडस्ट्रीज़ है, तो सिरामिक का कार्गो हम लेके मैं जाऊँगा, तो वहाँ में सिरामिक डेडिकेटेड कार्गो मिल जाएगा, उसको लेके मैं कलकत्ता जाऊँगा। ये सिस्टम हमने खड़ी की है और इसलिए हमारा टारगेट है अगले दिनों में उसको 10% तक ले जाना जी। और कोस्टल शिपिंग में 10% कार्गो मूव होना मतलब देश की इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगी, क्योंकि लॉजिस्टिक चार्ज कम हो जाने से देश में चीज वस्तु सस्ती होगी और इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन में टिक सकेंगे। इस दृष्टि से कोस्टल शिपिंग डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है और हमने उस पर काम करना शुरू किया जी। मनसुख भाई, आंतरिक स्तर पे कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई हैं और उस पर काम भी कर रही है सरकार। लेकिन अगर हम बात पड़ोसी देशों की करें, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ समझौते भी किए हैं। कुछ खासतौर से अगर बात मैं करूं, श्रीलंका है, मालदीव है, जो इस तरह के देश हैं, उनके साथ भी हमारा व्यापार आगे बढ़े, तेजी से बढ़े, उसके लिए भी सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला है, बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़ी हुई कंट्री है और जो समुद्र तट से नज़दीक के हमारे नेबरिंग कंट्री है, उसको हम बहुत सपोर्ट करते हैं और उसका महत्व भी है। आज बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी सी नेक से होती है और बाय सी रूट तो हो ही नहीं सकती थी क्योंकि बीच में बांग्लादेश आता था। बांग्लादेश के साथ हमने एक प्रोटोकॉल किया और प्रोटोकॉल रूट डिसाइड किया, तो ये प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से हम डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट जुड़ सके इस दिशा में। आज के दिन में ही मैं एक कार्गो भूटान से आ रहा है और बांग्लादेश जा रहा है, मैं 4 बजे उसको डिजिटल फ्लैग ऑफ करना है मुझे,
तो ये डिजिटल फ्लैग ऑफ करके भूटान का कार्गो वाया इंडिया इनलैंड वाटरवेज वाया इंडिया होके हम उसको बांग्लादेश पहुंचाएंगे, वाया बांग्लादेश होके हम नॉर्थ ईस्ट पहुंचाएंगे। नॉर्थ ईस्ट को पहुंचाने के लिए हमने दो रूट डिसाइड किया है। एक प्रोटोकॉल रूट जो सुंदरवन से होके हमारी ब्रह्मपुत्र जो वहाँ से बहती है, वहाँ से होके जिसको यमुना जमुना बोली जाती है, वहाँ से वो रूट होता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे। ये अभी शुरू हो गया है, वहाँ क्रूज भी चलने लगा है, वहाँ कार्गो हैंडलिंग अभी हम शुरू कर देंगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी। एक म्यांमार में हम कालादान पोर्ट डेवलप किया है, तो कालादान पोर्ट के माध्यम से हम त्रिपुरा से कनेक्ट करने जा रहे हैं और म्यांमार से हमारा डेवलपमेंट अच्छी तरह से, हमारा रिलेशनशिप और हमारा कार्गो मूवमेंट होगा। तीसरा, श्रीलंका में अभी प्रधानमंत्री जी जाके आए, तब एक MOU हुआ, इंडिया और जापान दोनों साथ में मिलके वहाँ कोलंबो पोर्ट में एक टर्मिनल का संचालन करेंगे। वैसा ही आपने ईरान में चाबहार पोर्ट, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि CIS कंट्री मतलब जो रशियन से अलग हुई सभी कंट्री से डायरेक्ट जुड़ने के लिए, अफगानिस्तान से डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमें पाकिस्तान का कराची का पोर्ट का उपयोग करना पड़ता था। उसके अलावा हम चाबहार पोर्ट का उपयोग करके वहाँ से हम डायरेक्ट चल जाए। और अभी प्रधानमंत्री जी मालदीव जाके आए, तो वहाँ एक MOU किया, हम मालदीव से, यहाँ से मालदीव, कोची से मालदीव तक एक फेरी चलाएंगे। उसमें उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये टूरिज़्म बिजनेस वहाँ पर है, तो जीवन जरूरी चीज़ वस्तु इंडिया से लेते हैं, वैसे ही जाएंगे। और वहाँ के लोग टूरिज़्म पर्पज़ ऑफ मेडिकल टूरिज़्म की दृष्टि से इंडिया आते हैं, एजुकेशन की दृष्टि से इंडिया आते हैं, तो ये कनेक्टिविटी बेहतर बने। हमारा रिश्ता तो बेहतर है ही, और रिश्ता बेहतर बनाने में कनेक्टिविटी बेहतर हो आवश्यक है, और समुद्र तट से हम उसके साथ भी कनेक्टिविटी डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा कई कंट्री को हमने मदद किया है, जिस माध्यम से नेबरिंग कंट्री को एक हम बड़ी कंट्री है, आज इंडिया विश्व में आगे बढ़ रहा कंट्री है, और हमारे प्रति सभी की अपेक्षा है, तो छोटे मोटे कंट्रीज़ को हम मदद भी कर रहे हैं। इस दृष्टि से हमारे रिलेशनशिप बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात मैं गुजरात और तमिलनाडु की करूं, तो समुद्री सीमा की दृष्टि से देखा जाए ये दोनों राज्य खासे महत्वपूर्ण हैं। गुजरात के लिए, तमिलनाडु के लिए खास तौर पे कोई योजना जिस पर फोकस आप कर रहे हो? गुजरात में 1600 किलोमीटर का समुद्र तट है, और 1600 किलोमीटर के समुद्र तट में सबसे बड़ा मेजर पोर्ट कंडला एक गुजरात में आया हुआ है। कंडला पोर्ट डेवलपमेंट, कंडला पोर्ट मैकेनाइजेशन, कंडला पोर्ट के ऊपर रहने वाले कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमने कई इनिशिएटिव लिया है, और हम उसमें काम आगे बढ़ाया। रोड कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी। दूसरा एक मुंद्रा प्राइवेट पोर्ट है, वो भी बहुत अच्छा है, और उसके नज़दीक की सभी इंडस्ट्रीज़ को कोयला पहुंचाने में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हमारे यहाँ हजीरा और ये पेट्रोकेमिकल्स हब है, दहेज और हजीरा। तो दहेज और हजीरा पर केमिकल्स है, ऐसा जो कार्गो है वो वहाँ से हैंडलिंग होता है। उसको मैकेनाइज्ड करने के लिए हमने बहुत बेहतर सहयोग किया है। और वैसे ही तमिलनाडु के मछुआरे को वहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमने मेरी कोची शिपयार्ड से बनी हुई फिशरीज, डीप सी फिशिंग के लिए बोट भी दिया है, और वहाँ हमने 2 पोर्ट को विशेष हमने डेवलप भी किया है, और एक कन्याकुमारी नया पोर्ट करने के लिए भी अभी शिलान्यास किया है। इसलिए 2 स्टेट, सभी स्टेट के लिए हो रहा है, लेकिन ये 2 स्टेट में समुद्र तट ज़्यादा है, तो हम उसको एनकेस कर रहे हैं। मनसुख भाई, जब हम बात जहाज शिपिंग की करते हैं तो समुद्री लुटेरे, समुद्री सुरक्षा का भी बात आती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा पार्ट विदेश मंत्रालय से भी जुड़ा है। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से आप कुछ कहना चाहें? हिंदुस्तान से जो शिप एडन में जाते हैं, एडन सी से पास होते हैं, वहाँ पायरेसी की समस्या है जी, और ये पायरेसी के सामने हमारा भी एक्शन प्लान है। कई डेवलप्ड कंट्री है अपने फ्लैग शिप के लिए व्यवस्था रखी है, तो हम उससे पीछे नहीं रहे हैं। हमने भी हमारे यहाँ से एडन सी से जाने वाले सभी इंडियन फ्लैग सी
को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो और भी कंट्री उसकी सहायता मांगे तो उसको भी हम सहायता करते हैं। हमारे नेवी के शिप वहाँ है, उसको पायलट करके ये यहाँ से पास कर सकते हैं। या तो किसी को कोई ऐसा सिग्नल मिले या तो ऐसा कोई पायरेसी दिखाई दे तो तुरंत ही हमारे शिप को वो अलर्ट मैसेज करते हैं और हमारा शिप आके उसको सपोर्ट करता है। कई छोटे मोटे कंट्री को भी हम सपोर्ट करते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे हमारा सी फेरर और हमारी शिप ये 100% सुरक्षित है। जी मनसुख भाई, एक निजी सवाल आपसे। आप जहाजरानी मंत्री हैं, जहाज चलाते हैं आप, लेकिन आप पार्लियामेंट आते हैं साइकिल से आते हैं, इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं पार्लियामेंट साइकिल लेके इसलिए आता हूँ, साइकिल मेरे लिए फैशन नहीं है जी, साइकिल मेरे लिए पैशन है। क्योंकि साइकिल चलाने से 3 फायदा है। एक तो आपकी शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा फ्यूल का बचत हो जाता है तो देश का हुडियामन बच जाता है, तीसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपको दूर जाना है, आप 4 व्हील लेके जाओ, लेकिन मेरा निवास और पार्लियामेंट के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी, तो मैं साइकिल लेके जाओ तो 2 काम होगा। एक तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, देश में मैसेज भी जाएगा कि भाई साइकिल चलाना। आज आप जाओ नीदरलैंड में 50 लाख का पॉपुलेशन है और 50 लाख साइकिल है। आप डेनमार्क में जाओ 48 लाख का पॉपुलेशन और 46 लाख साइकिल है। ये समृद्ध कंट्री है। ऐसा नहीं है कि जो समृद्ध लोग हैं उसको गाड़ी में ही चलना चाहिए। एक आज उसमें लगातार, ये मेरा 8 साल हुआ है, तो 8 साल से मैं कंटिन्यूस साइकिल लेके पार्लियामेंट आता हूँ। उसकी इफेक्ट ये आई है कि मैं कोई भी स्टेट में मेरा निजी प्रवास होता है तो मेरे साथ एक ग्रुप बना हुआ है। एक ग्रुप में सब साइकिलिस्ट जुड़े हुए हैं, तो मैं कोई भी सिटी में जाता हूँ तो वहाँ साइक्लोथॉन को फ्लैग ऑफ करने का मुझे अवसर मिलता है। साइकिल का उपयोग बढ़े देश में, इसके लिए काम करने के लिए हमने क्लाइमेट क्लब बनाई है और क्लाइमेट क्लब के माध्यम से हम और एमपी को जोड़ते हैं और साइकिल को बढ़ावा देते हैं। जाहिर सी बात है मनसुख भाई, और अच्छा भी संदेश है कि आप जहाजरानी मंत्री हैं देश के, लेकिन साइकिल से चलने का भी संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, क्योंकि देश के पर्यावरण का सवाल है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। थैंक यू।